सो ये जो स्टैंडर्ड है हमारा इंड एस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, ये स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में जो असेट्स होती है ना, वो जिनके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, वो असेट्स चाहे वो कोई कार हो, वो कोई फोन हो या फिर फर्नीचर हो, वो असेट्स उनके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा वैल्यू पे शो नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब देखो, जो असेट शो करती हैं वो यूजुअली उनके कैरिंग अमाउंट के ऊपर शो करती है, और ये कैरिंग अमाउंट जो होता है, ये हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये कैरिंग अमाउंट उनके रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है। अगर ये रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमें रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से घटा देते हैं और हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको हम असेट्स की कैरिंग अमाउंट से घटाते हैं और उन्हें असेट्स को उनके रिकवरेबल अमाउंट पे शो करते हैं। तो ये स्टैंडर्ड हमें क्या क्या चीजें बताएगा, देखो एक बार ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं कि हमें एक तो ये इंश्योर करना है कि कैरिंग अमाउंट थोड़ा सा भी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज हमें देखनी है, व्हेन एन इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिवर्स, यानी कि इम्पेयरमेंट लॉस को हमने रिवर्स कब करना है, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा, है ना। देखो कुछ कंडीशंस होंगी जब हमें ये चेक करना पड़ता है कि इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। कुछ मार्केट इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हमें चेक करने पड़ते हैं, उसके बाद हमें पता लगता है कि हाँ यार, यहाँ पे ना हमने इम्पेयरमेंट लॉस को कंप्यूट करना है, उसके बाद में हम उसको रिवर्स करते हैं। ठीक है। अब देखो, इस इंडीएस के स्कोप में ना काफी सारे एसेट्स आते हैं, लेकिन वो एसेट्स जिनके ऊपर ये वाले इंडीएस अप्लाई होते हैं ना, वो इस इंडेस के स्कोप में नहीं आते हैं। अब जैसे कि इंडेस 2 है, इन्वेंट्री है ना, अब इन्वेंट्री के लिए हमारा अलग इंडेस है, तो उसके ये इंडेस 36 अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से करके जो भी असेट्स इंडेस 12, 19, 41, 104, 105, 109 और 115 के साथ में डील करती हैं, उनके ऊपर हमारा ये इंडेस 36 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। अब हमारी देखो रिक्वायरमेंट क्या है ना, यहाँ पे हमें क्या देखना पड़ेगा इस स्टैंडर्ड में, कि हमें कुछ मार्क इंडिकेटर्स होते हैं, हमें इंडिकेटर्स के बेस पे ये देखना है कि क्या इम्पेयरमेंट लॉस हमें कैलकुलेट करना है, और इसका हमें क्या करना पड़ता है, उसका हमें एनुअल रिव्यू करना पड़ता है ना। सो रिक्वायरमेंट फॉर इम्पेयरमेंट लॉस रिव्यू व्हेन देयर आर इंडिकेटर्स फॉर द इम्पेयरमेंट, है ना। तो अगर कोई इंडिकेटर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका है ना चेक करना पड़ेगा कि इम्पेयरमेंट लॉस हम उसके ऊपर कैलकुलेट कर लें। ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है, इसके अलावा हमें एनुअल रिव्यू भी करना पड़ता है। एनुअल रिव्यू क्या होता है, इसमें हमें जैसे कि हमारे कोई भी इंटेंजिबल असेट्स है ना। सो इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, जिनकी इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ है या फिर नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज है, उनका हमें एनुअल रिव्यू करना पड़ेगा। ये चेक करना पड़ेगा कि क्या इनके ऊपर कोई इम्पेयरमेंट लॉस तो नहीं हो रहा है, यानी कि क्या इनका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। फिर होता है हमारा मर्जर, है ना, गुडविल अक्वायर्ड इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो जैसे कोई बिजनेस आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो मर्ज हो जाने पे एक गुडविल क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि दोनों को सिनर्जी का बेनिफिट होता है ना, बहुत सारे बेनिफिट्स उनको होते हैं, उसकी वजह से गुडविल क्रिएट होती है। तो हमें मर्जर पर होने वाले गुडविल का भी रिव्यू करना पड़ता है कि क्या ये जो गुडविल है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू पे शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या इसका कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। और उसके बाद हमें देखो, अब यहाँ पे ना ये स्टैंडर्ड हमें बताएगा कि जो हमें रिकवरेबल अमाउंट को कंप्यूट करना है वो किस तरह से करना है। तो जो रिकवरेबल अमाउंट होता है हमारा, वो हायर ऑफ होता है, हायर ऑफ किसका, फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज का। ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा रिकवरेबल अमाउंट है वो फेयर वैल्यू या फिर वैल्यू इन यूज, है ना, इन दोनों का हम हायर लेंगे और वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट हम कंप्यूट कर लेंगे। ठीक है, इसके थ्रू। अब इस रिकवरेबल अमाउंट को हम क्या करेंगे, इस रिकवरेबल अमाउंट को, ये जो हमने कंप्यूट किया है ना, हायर ऑफ फेयर वैल्यू एंड वैल्यू इन यूज का, है ना, चेक करके उसको हम कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज है हमारा रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस। तो इतना सब करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिकॉग्नाइज करेंगे क्या जो हमने इम्पेयरमेंट लॉस को मेजर किया है उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है कि नहीं करना है, हमने ये चेक करना है। और उसके बाद में अगर कोई रिवर्सल बनता है इम्पेयरमेंट लॉस का, तो हमें वो रिवर्सल भी करना पड़ता है। ठीक है। सो ये इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है ब्रॉडली, अभी जो मैंने डिस्कस किया है ना। अब जो नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट चीज देखो, मैंने अभी यहाँ पे पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो कि डिफरेंट है ना, स्टैंडर्ड असेट्स को कवर करते हैं, उनके ऊपर हमारा इंड एज 36 अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे ना जस्ट
ब्रॉडली डिस्क्राइब किया है, जैसे कि इन्वेंट्री के ऊपर हमारा इंडियस 2 लग रहा है, वहां नहीं लग रहा, कॉन्ट्रैक्ट पे हमारा 115 लग रहा है, डेफर्ड टैक्स इस पे हमारा इंडियस 12 लग रहा है, असेट्स अराइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट पे 19 लग रहा है, इंडियस 19 लग रहा है, बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर हमारा इंडियस 41 लग रहा है, डेफर्ड एक्विजिशन कॉस्ट एंड इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वाली जो एसेट्स होती है ना, ये इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं, तो उसके ऊपर हमारा इंडियस 104 लग रहा है। इसके अलावा जो भी हमारी नॉन करेंट एसेट्स क्लासिफाइड हेल्ड फॉर सेल है, उसके ऊपर हमारा इंडियस 105 लग रहा है। फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर हमारा इंडियस 109 लग रहा है। और इसी तरह से करके अगर हम देखें ना, कुछ स्टैंडर्ड्स कुछ के ऊपर ये अप्लाई होता है, इनके ऊपर ये डिफरेंट स्टैंडर्ड लग रहा है। जैसे सब्सिडियरी हैं, सब्सिडियरी इन इंडियस 1110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जो भी हमारी सब्सिडियरी होती है ना, सब्सिडियरीज के ऊपर हम इंडियस 36 को लगाते हैं। इनके ऊपर ऑल दो डिफरेंट स्टैंडर्ड लग रहा है, लेकिन इनके ऊपर हम ये वाला जो स्टैंडर्ड है ना, इंडियस 36 ये लगा रहे हैं। एसोसिएट्स के ऊपर हम इंडियस 28 लगाते हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारा इंडियस 36 भी लगता है। जॉइंट वेंचर्स के ऊपर हमारा इंडियस 1111 लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर हमारा इंडियस 36 भी लग रहा है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड्स का हमें यहाँ पे ना ध्यान रखना है और इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है।